Good morning, class. Let's start the topic of management. As in the previous classes, we have already discussed about what is management, what is administration, what is the levels, and what are the natures, or sorry, what is the concept of management, and also the principle of management given by Fayol. Now let's start. एज मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ही बोल दिया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, दैट वाज गिवन बाय हेनरी फेयोल. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, और कह सकते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा मैनेजमेंट में जो फोर्थ ईयर का क्वेश्चन है या फिर इवन इन एमएससी ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता ही है. सो दिस आर द 14 प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल एक्चुअली इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और इन्होंने इस प्रिंसिपल के साथ साथ में एक थियरी भी दी है जो इसी से कोरिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट. Before starting the topic, let me tell you, it's not necessary कि आप इन सारे प्रिंसिपल को इसी ऑर्डर में याद रखें, कोई ज़रूरत नहीं है. बस आपको 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए. तो अभी मैं आपको एक एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूँगी, और एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग एक स्टोरी की तरह इसको याद करेंगे. इससे क्या रहेगा कि आपको वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगी, और अगर नहीं भी होती है तो आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे तो आपको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, राइट. मतलब उस स्टोरी का रिवीजन कर सकते हैं. तो इवन आप लोग देख सकते हैं कि कई तरीके हैं. कुछ लोग इसके फर्स्ट वर्ड को एक्रोनिम बना के याद कर लेते हैं, राइट. कुछ वर्ड्स का मीनिंग बना के याद कर लेते हैं. तो वो डिपेंड करता है आप लोगों को किस तरह से उसे याद रखना है, ठीक है. हम लोग एक स्टोरी की तरह याद रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल. फर्स्ट वन इज़ डिविजन ऑफ वर्क. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज अ मैनेजमेंट हमें ये याद रखना है कि एक सिंगल पर्सन हर काम को नहीं कर सकता, उसको ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत रहती ही है. जैसे अभी तक आई होप जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उसमें आप लोगों को ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि वन पर्सन कंप्लीटली सारे काम नहीं कर सकता. अगर वो चाहता है कि मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो तो उसे ग्रुप ऑफ पीपल या फिर लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ठीक है. तो डिविजन ऑफ वर्क मतलब एक वर्क को कितने पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. अंडरस्टूड. मतलब आपको एक वर्क मिला, वर्क कुछ भी हो सकता है. एक इंस्टीट्यूशन में छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई फंक्शन हम लोगों को करना है, ठीक है. एज जैसे नर्सिंग का देखें तो अगर नर्सेस डे सेलिब्रेट करना है तो एक सिंगल पर्सन, अगर कोई नर्स इंचार्ज है हॉस्पिटल में या फिर कोई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जो एक नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के रहते हैं, तो वो सिंगल हैंडेडली सारा काम नहीं कर सकते. उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. वो किस तरह से वर्क को डिवाइड करते हैं, मतलब किसी को इनविटेशन के लिए कह देंगे, किसी को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कह देंगे, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कह देंगे, किसी को फूड कमेटी में लगा देंगे, किसी को परचेजिंग कमेटी में लगा देंगे. तो ये सारा रहता है डिविजन ऑफ वर्क. आई होप इट इज़ क्लियर कि जो फर्स्ट पार्ट होता है आपको ये याद रखना है, सिंगल पर्सन सारे काम नहीं कर सकता. इसलिए हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे काम होते हैं हम लोग को उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है एज अ मैनेजर, राइट, एज वेल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, नेक्स्ट वन इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, पावर, राइट. मतलब किसी इंसान को पावर देना, दैट इज़ नॉन एज अथॉरिटी. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी. तो अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पावर की भी ज़रूरत है. क्यों?
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, अगर आपको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है कि मैं अपना काम करवा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो नहीं किया, जैसे मैंने वर्क तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने अगर उन लोगों से वापस इवैल्यूएट नहीं किया या फिर उनसे वापस रिपोर्टिंग नहीं करी, नहीं ली, तो व्हाट विल हैपन, मुझे पता ही नहीं है कि प्रोग्राम के दिन होने क्या वाला है, राइट? तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब हम लोग दूसरे वे में देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट पावर नहीं है। लाइक मैंने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद मैंने ये बोल दिया सबसे, जो भी मेरे अंदर में या फिर जो भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उन लोगों से ये कह दिया कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, लेकिन हर काम के लिए आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सो व्हाट विल हैपन, अगर मुझे इसी तरह से परमिशन के लिए ही हर चीज़ के लिए करना है, तो आई कैन डू माई वर्क बाय माई सेल्फ, राइट? तो मुझे कुछ पावर उन लोगों को देने ही पड़ेंगे, लाइक कुछ डिसीशंस वो लोग खुद से कर सके। सो दैट इज़ नोन एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर अथॉरिटी अकेला करेगा, नॉट पॉसिबल, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे तब भी थोड़ी बहुत अथॉरिटी होनी ज़रूरी है। फाइन, सो दिस इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि हम लोग कोई भी काम किस तरीके से करते हैं। अगर प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं हुआ, मतलब अनुशासन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं काम करने का तरीका अच्छे से करना, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी मिस्टेक के करना, उसी को हम लोग डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। ठीक है, तो ये जो भी काम हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से करेंगे। जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एज ए मैनेजर मेरा काम था, मैंने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साथ में मैंने उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है। अब वो लोग अपने तरीके से उस काम को करेंगे, लेकिन मुझे साथ में उन्हें ये भी बताना है कि आपको जो भी काम करेंगे वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, हैप्पीजार्ड वे में, या फिर प्रॉपर तरीके से अगर वो काम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा, राइट? सो दैट इज़ नोन एज डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि हम लोग किस तरीके से कमांड दे रहे हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो चुका है, प्रॉपरली सारा वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अमंग द मेंबर्स। अब हम लोगों को क्या करना है, उन्हें कमांड करना है, उन्हें लाइक गाइड करना है कि किस तरह से उन्हें बताना है। और बताने का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक कमांड दे रहे हैं, एक प्रॉपर वे बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। सो दैट इज़ नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। उसी की तरह नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ, कमांड के जैसे ही हम लोगों को एक डायरेक्शन देना है, मतलब प्रॉपर गाइडेंस करना है, उन लोगों को बताना है कि किस तरीके से या किस वे में वो लोग जा सकते हैं। ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है, लेकिन बस एक में ये है कि कमांड में क्या है कि आप लोग एज अ मैनेजर आप उनको बोल रहे हैं कि आपको काम करना है, आपको काम करवाना है, राइट? उनके नीचे जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है। डायरेक्शन में आप बता रहे हैं कि उस काम को किस तरीके से करवाना है, राइट? सो दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन सेंटर वर्ड जैसे होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे राइट, और डिसेंट्रलाइजेशन में यस। सो व्हाट इज़ दैट, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो काम करवाना है, अगर जैसे एज ए मैनेजर आई एम द पर्सन, तो व्हाट विल हैपन इज इन सेंट्रलाइजेशन और मैनेजमेंट का वहाँ पे ये है कि सारे काम मैं खुद कर रही हूँ। जैसे कि अगर हमें फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो डेकोरेशन का काम मैं देख रही हूँ, परचेसिंग में देख रही हूँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ में देख रही हूँ, फूड अरेंजमेंट में देख रही हूँ, दैट इज़ रेफर टू एज अ सेंट्रलाइजेशन। अब ये कहाँ पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन होता नहीं है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये उन इंस्टीट्यूट्स में होता है जो छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, छोटे लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, राइट, जो अभी एक्सपैंड नहीं किए हैं।
ऐसी सिचुएशन में हम लोग सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में डिसेंट्रलाइजेशन भी इज़ द प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जहाँ बिग इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ पे लोग नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि डिविजन ऑफ वर्क तो मैंने कर दिया, बट अब मुझे पावर देने पड़ेंगे मेरे जो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो रहेंगे, ठीक है, या फिर जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स रहेंगे, उन लोगों को मुझे कुछ पावर देना पड़ेगा, कुछ वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी कि आपको ये वाली कमेटी देखनी है, आपको फूड कमेटी देखनी है, आपको परचेसिंग कमेटी देखनी है। सो दैट इज़ रेफर टू एज अ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन ऑफ कमांड। अब स्केलर चेन ऑफ कमांड का मतलब है सेंटर ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे है, अब उसने अपने वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, राइट। दिस इज नॉन एज स्केलर चेन ऑफ कमांड। मतलब अगर इस पर्सन को, जो पर्सन इन अथॉरिटी है, राइट, अगर उनको बात करनी है डी से, तो व्हाट he will do or she will talk to A, ओके। और उसके बाद A का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा B से बात करना, B का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा C को इन्फॉर्म करना, और C का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा D को इन्फॉर्म करना। दिस सिंगल अथॉरिटी वोंट टॉक टू D, मतलब ये उनको डायरेक्टली नहीं कोई ऑर्डर देंगे या नहीं कोई बात डायरेक्टली उनको एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली जैसे कि हमने बताया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम उसको फॉलो करते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि स्केलर चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि जो भी आप कमांड देना चाहते हैं वो एक हायरार्कियल वे में फॉलो होगा। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इन अ फाइनर, मतलब फाइनर के जो प्रिंसिपल थे उसमें हम लोगों ने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की एंड रेजिमेंटेशन। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है कि जो टॉप लेवल मैनेजर होगा वो अपने जस्ट नीचे जो काम कर रहा है या जिसको जस्ट उसने अपना पावर के साथ में थोड़ी अथॉरिटी दी है, उस बंदे को बोलेगा कि उसे नेक्स्ट लेवल जो काम करवाना है, राइट। डायरेक्ट वो उस चीज़ को नहीं बोलेगा, राइट। डायरेक्ट उस चीज़ को फर्स्ट लाइन मैनेजर को जाके एक्सप्लेन या फिर नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। दैट इज़ नोन एज स्केलर चेन ऑफ कमांड, ओके। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। दैट इज़ जब भी एक मैनेजमेंट है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एंटरप्राइज है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या है कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, हाँ, जैसे यहाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या रहेगा, एज एन इंडिविजुअल लाइक मेरा काम रिलैक्स वे में होना चाहिए, आई शुड, मतलब मुझे लेजर टाइम मिलना चाहिए, मतलब रिक्रिएशनल टाइम, और बस एक फिक्स आवर की ड्यूटी होनी चाहिए, राइट, इतने काम को मैं करूँगा, तो दैट इज़ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और मुझे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, मतलब मेरी सैलरी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए और जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो सब मिलने चाहिए। दैट इज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट, राइट, जो हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब हमें या फिर एज अ मैनेजर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करती हूँ या फिर कन्वर्ट करने के लिए एनकरेज करती हूँ। इसके लिए लाइक मुझे हमेशा उन्हें ये एनकरेज करना है कि ऑब्वियसली अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी भी मिलेगा, आपका काम अगर अच्छा है तो इंसेंटिव्स भी मिलेंगे आपको, और अगर आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जो जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब उस मैनेजमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ही हम लोग ध्यान में रखें। सो दैट इज़ नोन एज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन है रेम्यूनरेशन। ये आई होप सबको पता होगा। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी बोल सकते हैं, पेमेंट, इक्वल
ऑब्वियसली अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो रेम्यूनरेशन तो बनता है, राइट। प्रॉपर सैलरी तो बनती है। अगर आपका प्रॉपर, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम लोगों का जो भी मैनेजमेंट होता है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो आपकी सैलरी के बारे में भी सोचेगा, आपके इंसेंटिव के बारे में भी ज़रूर सोचेगा। सो रेम्यूनरेशन, फाइन। नेक्स्ट वन है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब आप जानते ही हैं, मतलब स्टेबल, किसी एक इंस्टीट्यूशन में स्टेबल होना। अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, अगर आपने, जैसे मैंने बताया था, हम लोगों ने एक एलिमेंट पढ़ा था स्टाफिंग, राइट। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों को अपॉइंट करना, उनको एनकरेज करना, उनसे काम करवाना और उनको रिटेन करना, मतलब वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करवाना कि वो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक काम कर सके। तो ये भी यहीं पे ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप करे कि नहीं, उन्हें कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड से निकाला नहीं जाएगा उस इंस्टीट्यूट से। लेकिन यस, वहाँ पे एक चीज़ आती है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में रखा जाता है। उसका मेन इंटेंशन ये रहता है कि आपके काम को असेस कर सकें। अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, प्रॉपर वे में किया है और कहीं ना कहीं आपके होने से उस एंटरप्राइजेस को बेनिफिट या प्रॉफिट मिला है, तो ऑब्वियसली वो आपको स्टेबिलिटी बिल्कुल देगा, पक्का देगा। ओके, मतलब वहाँ पे आप लोग स्टेबल हो सकते हो, आप वहाँ पे रुक सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, ऑर्डर का मतलब ये है कि हर एक चीज़ को अकॉर्डिंग टू द बोल सकते हैं स्पेशलाइजेशन हमें डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ फाइनर का बताया था, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिज्म एंड होल, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन जो पर्सन है वो अपना अपना डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर का मतलब यही है कि हमें उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनके तरीक़ों के हिसाब से, या फिर जो जिसमें जैसा है, जैसा अच्छा है, जो लेवल्स फॉलो कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। सो दैट इज़ नोन एज ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? वर्ड मीनिंग इटसेल्फ टेल कि कुछ चीज़ को शुरू करना, मतलब बिगिन करना। सो इनिशिएटिव में यहाँ पे ये है कि एज अ मैनेजर या फिर एज अ मैनेजमेंट हमें हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना चाहिए कुछ नया करने के लिए। सॉरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था नेचर में हमने बताया था कि कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव और इनोवेटिव। तो क्रिएटिव और इनोवेटिव तब हो सकता है जब उनके एम्प्लॉयज़ कुछ क्रिएटिवली या कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करें। तो यहाँ पे भी इनिशिएटिव का मतलब ये है कि एज अ मैनेजर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा इनिशिएट करें, एनकरेज करें कि वो अपना काम अच्छे तरीके से करें। सो दैट इज़ नोन एज इनिशिएटिव। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको इक्वली ट्रीट करना है। इक्वली ट्रीट करना है मतलब वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल और इक्विटी में एक स्लाइट डिफरेंस है, जो आगे जो हम लोग एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा था कि एक शॉर्ट स्टोरी में हम लोग इसको याद रखेंगे, वहाँ मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी कि इक्विटी और इक्वालिटी में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। तो यहाँ पे इक्विटी मतलब ये है कि हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करना है एज एन एम्प्लॉयर, ठीक है। और लास्ट में है एस्प्रिट डिकॉप। एस्प्रिट डिकॉप एक्चुअली एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोऑपरेशन के साथ में काम करना। ऑब्वियसली मैंने जैसे शुरुआत की थी तभी मैंने कहा था कि एक सिंगल पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा,
आपको साथ में मिल के काम करना पड़ेगा, कोऑपरेशन के साथ में काम करना पड़ेगा. सो दैट इज रेफर टू एज अ एस्पिरेट डी कॉर्प्स. सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल जो एक्चुअली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था. अच्छा, मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहा था कि अब हम इसको याद करेंगे एक स्टोरी की तरह. स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिंपल है. एज अ डे टू डे लाइफ मैंने लिया है, कुछ नहीं है. आप लोग इसका एक्रोनिम लीजिए, दैट इज DAD. दैट मीन्स डैड. ओके, सो डैड, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन. और आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारे डैड मतलब जो हमारे पापा होते हैं वो सारे, उनमें ये क्वालिटी सारी रहती है. काम को भी डिवाइड कर सकते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भरकर होती है, और डिसिप्लिन तो वो हमें करके रखते हैं, राइट. सो दिस इज 3 प्रिंसिपल. अब हम लोग क्या करेंगे, डैड का काम क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. वो हमें कमांड भी करते हैं, हमें डायरेक्ट भी करते हैं कि किस तरह से हमें काम करना है, राइट. सो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिस इज स्टोरी कि एक डैड का काम क्या होता है कि वो डायरेक्ट करते हैं और वो कमांड करते हैं. नेक्स्ट वन है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब वो ये सोचते हैं कि इन अ फैमिली, एक फैमिली में किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर सिर्फ एक सिंगल पर्सन के हैंड में रहना और उसके बाद वही पर्सन सारा काम करता है. मतलब एज ए पापा, एज ए डैड वही सारे काम करे, तो दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन. लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, मेरी फैमिली बड़ी है, मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा. मतलब अपने पावर्स को थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अच्छा, यहाँ पे अगर न्यूक्लियर फैमिली होती तो हम लोग सेंट्रलाइजेशन फॉलो करते. ओके, नेक्स्ट है स्केलर चेन ऑफ कमांड. स्केलर ऑफ चेन ऑफ कमांड मैंने बताया था कि जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अच्छा, अब पापा ने पावर्स किसको दे दिए, मम्मा को, राइट. तो उन्होंने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मम्मा को दे सकते हैं, बड़े भाई को दे सकते हैं, बड़ी बहन को दे सकते हैं, राइट. सो स्केलर चेन ऑफ कमांड. अभी नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. अब जो मॉम है, जो माँ का काम क्या होता है कि वो बच्चों के अंदर जितने वैल्यूज़ हैं उसको डेवलप कर रहे हैं. सो वो ये चाहती हैं कि वो अपने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचे. तो यहाँ पे फैमिली क्या हो गई, ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अब कैसे किया जा सकता है, ऑब्वियसली हम लोग उनको प्यार से समझा सकते हैं, उनको थोड़ा लालच दे सकते हैं. तो लालच कैन बी अ रेम्यूनरेशन, राइट. हालांकि इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नॉट मतलब रेम्यूनरेशन कोई लालच नहीं होता, वो आपका सैलरी होता है. तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बोला है. तो रेम्यूनरेशन मतलब थोड़ी सी पॉकेट मनी बढ़ा दी मम्मा ने. और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये बता ही दिया था कि वहाँ पे मम्मा ने एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया है, बेटा आप अच्छे से रहोगे तो पॉकेट मनी भी बढ़ेगी और साथ में अच्छा जो आप चाहोगे, जो मांगोगे वो आपको मिलता रहेगा. स्पॉइल नहीं कर रही है बच्चे को, लेकिन उसको एनकरेज कर रही है. दूसरा, और उसको वहाँ पे ये भी सिखा रही है कि हर एक इंसान को किस तरह से रेस्पेक्ट करना है, दैट इज़ ऑर्डर. ऑर्डर फॉलो करना है, मतलब कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सारी चीज़ें समझा रही है. सो दैट इज़ नॉन एज ऑर्डर. उसके बाद वहाँ पे ये भी चीज़ समझा रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप खुद से अपनी तरफ से उस गलती को सही करिए, मतलब एनकरेज करना. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का काम होता है कि अपने एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करें, वहाँ पे मम्मा एनकरेज कर रही है बच्चे को कि वो इनिशिएटिव ले. नेक्स्ट है इक्विटी. यहाँ मैंने आपको बताया था कि हम स्टोरी में और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे. इक्विटी और इक्वालिटी में स्लाइट डिफरेंस ये है कि अगर जैसे मम्मा के 3 बच्चे हैं, एक हेल्दी होगा, एक पतला होगा, एक मीडियम होगा, राइट. तो अगर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्पेशली अगर फूड आइटम्स को देखें, तो जो अच्छे से जिसकी डाइट ज़्यादा होगी उसको हम लोग देंगे, जिसकी डाइट कम होगी, अगर वहाँ पे आप ये सोचो नहीं हम इनको तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
तो एक जो पतला बच्चा है या फिर जो मतलब मीडियम है, वो बच्चा कितना खाएगा, राइट। उसके बाद तो उसको जो नहीं खा पा रहा है वो उसको वहीं पे रख देगा। तो वहाँ पे ये है कि इक्विटी मतलब क्या होता है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो और साथ में आपका जो भी रिसोर्सेस है आप अच्छे से उसको यूज़ भी कर सकें। और लास्ट में है ये मोरल ऑफ द स्टोरी जो हमने पढ़ी है, उसका मेन जो मोरल है वो ये है कि अगर आप लोग साथ में रहेंगे तो एक फैमिली अच्छे से फंक्शन कर सकती है। सो दिस इज़ द 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। फाइन, आई होप मैंने आपको इसको अच्छे से क्लियर किया होगा। तो आप इस तरह से अगर स्टोरी की तरह रीड करेंगे, समझेंगे, तो ये आपकी 14 प्रिंसिपल हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो बिकॉज ऑलरेडी ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे और इससे ज़्यादा अगर हमने एक्सटेंड किया तो चीज़ें दिमाग से निकलने लगेंगी। ओके, सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो एंड आई होप आई हैव क्लियर्ड दिस टॉपिक. Let's meet in the next video. Thank you.